हेलो एवरीवन, वेलकम। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्टर्स जो है बेसिस ऑफ वर्क प्रोफाइल के बेसिस पर सेक्टर्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। यह हमने प्रीवियस लेक्चर में डील कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ओनरशिप के बेसिस पे हु ओन्स दैट सेक्टर, हु ओन्स द एसेट, उसके बेसिस पे सेक्टर्स को हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। इस लेक्चर में हमको यही डील करना है। Look at here, another way of classifying economic activities in sectors could be on the basis of who owns assets and is responsible for delivery of services। कह रहा है कि एक तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स के जो सेक्टर्स हैं उसको और कैटेगराइज कर सकते हैं। वह तरीका ये है, वह आधार ये है कि कौन उसको ओन करता है एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरिंग द सर्विसेज रिलेटेड टू द दैट सेक्टर। तो बेसिकली इस बेसिस पर इंडिया में दो प्रकार के सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इन पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स द मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। Public sectors are those sectors which are owned by the government, which are controlled by the government, and the services provided by the government. In the private sector, ownership of assets and delivery of services in the hands of private individual or companies। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जो एसेट्स होते हैं या जो ओनरशिप होती है वो उनकी जाती है कुछ इंडिविजुअल्स द्वारा, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा, या कुछ ऐसी कंपनीज है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया वी हैव अ टाटा, वी हैव अ रिलायंस फाउंडेशन। So these all the private type of sectors, they own the some assets and they provide services. For example, you are using uh, the network, the Geo network that is provided by the Reliance Group. So these sectors is basically owned by some individuals or owned by some company, that be called as the private sectors. And public sectors are those which are controlled by the government and the services related to it is provided also by the government. For example, here रेलवे एग्जाम्पल लीजिए, जो हमारी इंडियन रेलवे है वह एक पब्लिक सेक्टर, और जो हमारी पोस्ट है इंडियन पोस्ट है, जिससे देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल you are studying, you got a government job, then a later for the joining of it came if अब क्या हो रहा है कि मेल द्वारा आ जाता है, नहीं तो मतलब पुराने समय में तो पोस्ट द्वारा आता था लेटर कि भाई आपकी यहाँ पर नौकरी लगी है, यू हैव गॉट द ज्वाइनिंग लेटर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। सो ये जो रेलवे है और पोस्ट ऑफिस है, यह कंप्लीट एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर्स का। लेकिन जैसी कंपनी हुआ, मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आर प्राइवेटली ओन्ड, they are owned by some individuals, they are owned by some of the peoples. So these were actually put in the private sector. Activities in the private sector are guided by motive to earn profits. And you know, the private sector is deeply motivated to run the business and to earn some profit from it. To get such services, we have to pay money to these individuals and companies. Look, if you are using the Jio SIM, you are recharging it on monthly basis. It has some plans that you get recharged with. So अब भाई देखो क्या है कि आप जब रिचार्ज कर रहे हैं, बिना पैसे के तो हो नहीं रहा है, आप मनी पे कर रहे हैं तब रिचार्ज हो रहा है। तो आप जो है किसी न किसी इंडिविजुअल को पैसा पे कर रहे हैं, तब जाके आप सर्विसेज पा रहे हैं, then you are getting the services. The purpose of the public sector is not just to earn profit. Government raise money through the taxation and other ways to meet expenses on the services rendered by it. And you know, you find, for example, you take example of Indian Railway. For example, you are growing from you know, Varanasi to Delhi. You if you get a sleeper class ticket of the railway, it is a very, you know, a minimal price. For example, it is in 7 to or 500 something. आई डोंट नो, मैं कभी दिल्ली विजिट नहीं किया हूं। तो देखिए कि कितना कम पैसा है। देयर मोटिव इज टू सर्व द पीपल, नॉट टू अर्न द मनी फ्रॉम इट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग थ्रू सम ऑफ द बसेस विच आर प्राइवेटली ओन्ड या एसी बसेस to you know, from Varanasi to Lucknow, privately owned buses, you have to get to pay
good amount of money. For example, if you are traveling from Varanasi to Lucknow, you have to get to 700 or 800 for that buses, and if you are traveling with the government buses, that UPRCTC or railway buses, रोडवेज बसेस सॉरी, तो उसमें क्या है कि आप 300 में जो है लखनऊ तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो देख रहे हैं कि दे आर टेकिंग द मनी बट देयर मोटिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज विद द मोटिव टू प्रोवाइड services to everyone and at reasonable cost. Modern day government spend on a whole, and how they finance this? भाई इतने कम पैसा ले रहे हैं तो कैसे फाइनेंस करते हैं? लो यू नो लुक द गवर्नमेंट्स दैट रन द स्टेट्स, they they levied the some types of taxes which you have to pay while purchasing something, or if you are earning you have to pay the income tax. If you are purchasing some good, you have to pay GST, goods and services tax. So from these taxes they finance these types of institution. Okay, modern day governments spend on a whole range of activities. What are these activities? Why do government spend on such activities? Let's find out. और आज की जो गवर्नमेंट्स हैं वो स्पेंड करती हैं इन पैसों का बहुत से वेरियस सेक्टर्स में क्यों इन्वेस्ट करती हैं और क्या उससे होता है, इसको हम लोग देखते हैं। There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. For example, look at the from very ground level scenario. देखो कि होता क्या है कि किसी के पास ज्यादा पैसा है और कोई इतना ही गरीब है कि भाई वो एफर्ट नहीं कर सकता ना, तो अब क्या है कि रीजनेबल कॉस्ट पे तो प्राइवेट सर्विसेज मिलेंगी नहीं। फॉर एग्जांपल यू वांटेड टू ट्रेवल फ्रॉम एयरप्लेन, तो भाई आपको क्या होना पड़ेगा कि पैसा देना पड़ेगा, और उस एयरप्लेन में भी कई कैटेगरीज है। सम पीपल्स ऑफ द इंडिया ओन्स देयर प्राइवेट जेट्स, ओके, सो एवरीवन कैन नॉट ओन देम ना प्राइवेट जेट्स. So the government runs that air mechanism, the companies run through this mechanism to provide the services at reasonable cost, which the private sector can't provide because they are running the businesses with the motive to earn the profits. So how they can provide them with at reasonable cost or very low cost? Okay. Also, collecting money from thousands of people who use these facilities is not easy. Even if they provide these things, they would charge as high rate for their use. Examples are construction of roads, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dam, etc. Does government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone? कह रहा है कि ये जो फैसिलिटीज हैं हमारे यहाँ दिया गया, जैसे रोड्स, bridges, railways, harbors, generating electricity or providing irrigation through dams, etc. If these services were provided by, for example, take Reliance Group, how much they charge? Okay, this is the thing. So understand why this government is spending its money on these various sectors for providing the services to all of the people of the country, because they ensure these services at a very reasonable cost which private sector can't. There are some activities which the government has to support. The private sector may not continue their production or businesses unless government encourages it. For example, selling electricity at the cost of generation may push up the cost of production of goods in many. Sorry, no, this actually the mouse is not working properly. Okay, here we are. Government here steps in producing and supplying electricity at rate which these industries can afford. Government has to bear the part of the cost. The expenses that providing these services that came is to bear by the government. The government is the one who bears this cost. Okay. Similarly, the government in India buys the wheat and rice from farmer as fair price. This it stores in the godowns and sell at a lower price to consumer through ration shops. You have read about this in the chapter on food security in class 9 सॉरी। कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है इसी तरीके से जैसे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो हमको चीप रेट पे फूड्स भी अवेलेबल कराती हैं। जो लोअर प्राइजेस पे जो फूड ग्रेन्स होती हैं
वह हमको प्रोवाइड करती है। अगर आप लोग जो है अपने यहाँ मतलब शहरों में रहते होंगे तो आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई कुछ राशन शॉप्स होती हैं, जहां पर गवर्नमेंट जो होती है फार्मर से एक अच्छे रीजनेबल कॉस्ट पर उनको भी प्रॉफिट होता कि फार्मर्स को वो जो है अनाज जो होता है, ग्रेन्स जो होती हैं, जैसे राइस हुआ, व्हीट हुआ, अरे गेहूं हुआ, तो इसको उससे खरीदती हैं फार्मर से, एंड द स्टोर्स इन द गोडाउन्स। फॉर एग्जांपल द the institutions which perform these activities in India is known as FCI, Food Corporation of India. You have read in the class 9 chapter Food Security कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही है जो ये ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारे, जिसको हम लोग पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि बहुत सी शहरों में, इंडिया के हर शहरों में है राशन शॉप्स, वहां पर चीपर रेट पे हमको जो है ग्रेन्स अवेलेबल कराई जाती है गवर्नमेंट द्वारा। तो गवर्नमेंट आप देख पा रहे हैं कि कितना मतलब हर आदमी के पास सुविधा पहुंचे, जिसके पास मनी है और जिसके पास नहीं भी है, इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट कितना कुछ खर्चा करती है। और ये सब जो कॉस्ट होते हैं इस सर्विसेज को प्रोवाइड करने पे, वो गवर्नमेंट द्वारा ही बियर किए जाते हैं। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर। ऐसा करके जो गवर्नमेंट है वो दोनों लोग को सपोर्ट करती है। फार्मर देखो, फार्मर से जब खरीदेगी तो फार्मर विल गेट प्रॉफिट, and they were motivated to grow the things in a larger amount, and they do not have a burden of the taxes. For example, in the either अभी से क्या है कि 10-5 साल पहले आप जब न्यूज़ में देखते थे कि जो फार्मर्स है वो काफ़ी सुसाइड करते थे। ऐसा होता क्यों था कि दे आर फार्मिंग द फार्म्स, और बैड हार्वेस्ट के कारण, प्रॉपर इरिगेशन के कारण, ना होने के कारण जो है उनकी फसलें खराब हो जाती थी। और क्यों? क्योंकि वो लोन्स लेके किया रहते थे। जैसे क्या होता है ना कि फार्मर्स जो है उनको केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन मिला होता था, विच दे आर नॉट एबल टू पे, दैट दे कमिट द सुसाइड। सो government have to come with many measures to stop these. So the government came with the KCC card, Kisan Credit Card, on which the government provide the loans to the farmer at very minimal interest, very low interest. There are large numbers of activities which are primary responsibility of the government. The government must spend on this, providing health and education facilities for his own example. कह रहा है, और या किसी भी गवर्नमेंट का, आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं, जितनी भी विश्व में कंट्रियां हैं जहां पर सरकारें चलती हैं, गवर्नमेंट की कुछ जो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। फॉर एग्जांपल जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। क्यों? क्योंकि इफ यू आर रनिंग रनिंग एन इकोनॉमी, इफ यू नॉट प्रोवाइड सच टाइप्स ऑफ facilities, then how you able to harness the population of that country? You cannot make a skilled labor, you cannot if one is unfit, he cannot perform his activities with a good strength. So इसके लिए क्या है कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटी और अच्छा एजुकेशन और स्किल फैसिलिटी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने, लोगों को प्रोवाइड करने की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट इनको करना ही चाहिए। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। कह रहा है कि अच्छे स्कूल चलाना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना, यह एक गवर्नमेंट की ड्यूटी भी बनती है, मोरल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और चूंकि जो इंडिया है उसमें इलिटरेट मतलब जो लोग अपना लिख और पढ़ नहीं सकते, इलिटरेट असाक्षर लोग भारत में सबसे ज्यादा है। सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रेन आर माल नरिश्ड एंड क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल। और उसी तरीके से भारत के जो अधिकतर बच्चे हैं, हाफ ऑफ दैट चिल्ड्रेन आर माल नरिश्ड, मतलब दे डोंट get the adequate amount of the diet or food. So they if you मतलब आप देखेंगे ना उनको, तो उनकी हड्डियां दिखती रहती हैं, their bones are reflecting from their body, and जो उसमें से और बहुत से बच्चे हैं क्या कि बहुत बुरी तरीके से बीमार होते हैं। वी हैव रेड अबाउट इन्फेंट मोरालिटी रेट्स। हमने देखा था इन्फेंट मोरालिटी रेट, अगर आप डेवलपमेंट चैप्टर पढ़े थे तो उसमें हमने इन्फेंट मोरालिटी रेट पढ़ा था, और इन्फेंट मोरालिटी रेट हमने 3 स्टेट के पढ़े थे और कंपैरिजन भी देखा था। द इन्फेंट मोरालिटी रेट
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये होता है कि कितने बच्चे जो है सरवाइव कर पा रहे हैं आफ्टर देयर बर्थ, समझ रहे हो? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं बट मतलब पैदा होने के बाद जो है मर जाते हैं, तो जो मर जाते हैं वही बताता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज इम्प्रूविंग तो life sustainability of children is also improving. The infant mortality rate of Odisha is 40 or Madhya Pradesh 48 is higher than some of the poorest regions of the world. Government also needs to pay attention to aspect of human development such as availability of safe drinking water, housing facilities for the poor, and food and nutrition. It is also the duty of the government to take care of the poorest and ignored regions of the country through increased spending in such areas. कह रहा है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, द चिल्ड्रेन हु वाज गिविंग देयर लाइफ आफ्टर द डेथ आफ्टर बर्थ सॉरी, सो ये बहुत ही हाई है इंडिया के कुछ स्टेट्स में, जैसे कि उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, जो कि कुछ जो हमारे वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट कंट्री हैं, जो एकदम गरीब देश हैं, उससे भी ज़्यादा है। इसलिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे फोकस करना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए। उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो, हाउसिंग अच्छा हाउस हो, सबके पास घर हो, मकान हो, और फूड और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना चाहिए। एंड गवर्नमेंट इज डूइंग दिस ऑल थिंग, बट द प्रॉपर implementation need to be implemented. The people who are working in these sectors should have not be to get into involved into the corrupt practices. If you find the people जैसे जो राशन शॉप वगैरह चलाते हैं, उनमें भी क्या है कि वो मैनेज कर लेते हैं और सेल कर देते हैं कुछ चीज़ें बचा के। तो आप ये देख पा रहे हो कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस है इंडिया में, दे वर डिग्रेडिंग द सिस्टम्स एंड द policies which are government implement, and not only the government is responsible for this. The people chooses their representatives. We have the power to choose the representative. We are the democracy. But one thing is that ये कहना तो आसान होता है, लेकिन एक चीज भी है कि भाई आप कैसे, मतलब आप किसी को अच्छा कैसे समझेंगे? जब आप पढ़े लिखे रहेंगे, जब आपको एजुकेशन अच्छी मिली रहेगी, तभी तो आप अच्छे बुरे में फ़र्क कर पाएंगे, और ये भी समझ पाएंगे कि कौन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, कौन इकोनॉमी को नहीं करेगा, कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, कौन हमारे जाति के आधार पर, कास्ट के हिसाब से हमको डिवाइड कर रहा है। ये चीज़ आप तभी समझ पाएंगे जब आप पढ़े लिखे होंगे, जब आप एजुकेटेड होंगे। तो इंडिया, जो हमारा भारत देश है, वो बहुत ही रिच रिसोर्स देश है और काफ़ी संपन्न देश है। वी हैव अ लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ जो यूथ की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। वी आर द गुड सोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हम लोग भारत जो है वह एक ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ही अच्छा मार्केट है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से यूथ हैं, एंड द यूथ आर गेटिंग स्किल डे बाय डे. If you find some of the leading companies in the world, for example Google, Microsoft and many more, you get to know that they are run by the Indians. So these are all the things that we have studies in this chapter, कि कैसे हमको गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ ऐसी फैसिलिटी चीप रेट पे प्रोवाइड करती हैं, और उसको ऐसा प्रोवाइड करना क्यों नेसेसरी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक ड्यूटी होती है, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके सिटीजन जो हैं कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं उठा पाएँ, उसका लाभ उठा पाएँ चीपर रेट पे। तो हमने पढ़ा कि ओनरशिप के बेसिस पे जो है सेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब कुछ देख लेते हैं समिंग अप। इन चैप्टर हमने देखा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको सब मीनिंगफुल ग्रुप्स में डिवाइड किए। पहले हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में देखा, फिर हमने जीडीपी देखी थी, फिर हम लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, फिर हमने देखा था कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखा, फिर हमने पढ़ा कि पब्लिक ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पढ़ा। Let's have some example. Employment in the service sector increased to some extent as production. Employment in the service sector has increased to same extent as production has not. जितना प्रोडक्शन है उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। लुक, टर्सरी सेक्टर में वर्कर्स जो होते हैं वो गुड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोवाइड सर्विसेज। मोस्ट ऑफ द वर्क इन दैट सेक्टर इंजॉय जॉब सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमको जॉब सिक्योरिटी मिलती है।
प्रोपोर्शन ऑफ लेबर इन इंडिया आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, लार्ज प्रोपोर्शन, बहुत सारे लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। कॉटन इज डैश प्रोडक्ट एंड क्लॉथ इज डैश प्रोडक्ट। कॉटन इज नेचुरल प्रोडक्ट, वी गेट it from the soil, we get it from agriculture, especially in the areas of the Maharashtra and Gujarat। हमने जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था जिसमें हमने रिसोर्स पढ़ा था, उसमें हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था और हमने उसमें ब्लैक सॉइल पढ़ी थी, रीगर सॉइल पढ़ी थी जो कॉटन कल्टीवेशन को फेवर करती है। एंड क्लॉथ इज अ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, क्लॉथ इज मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज और मिल्स। The activities in primary, secondary and tertiary sectors are interdependent। देखो जितनी भी एक्टिविटीज प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर पे हैं वो एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर खत्म किए हैं, डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वाटर रिसोर्सेज, उसमें भी हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिए थे, रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और 2 हमने हिस्ट्री में खत्म किए हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। और एक पॉलिटिक्स में खत्म किया हमने, पावर शेयरिंग, और 2 इकोनॉमिक्स में खत्म किया। इसके बाद हम लोग वाटर रिसोर्स करेंगे। और हमने साइंस में 2 चैप्टर किए हैं, electricity and magnetic effects of electric current। We will finish the syllabus of social science in this October month only। आप बस मेरे साथ बने रहिए और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको इन्हांस और इफेक्टिव बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल गारंटी you good marks in your social science and science examination। If any doubt you can pin in comment, if any question you can ask in comment, I will answer there। and you must read once with yourself। आप अपने से एक बार कोशिश कीजिए कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको एक बार प्लीज आप अपने से गो थ्रू कीजिए, 5 मिनट दीजिए। देखो ये जितना अभी पढ़े हो 5 मिनट में बस आप कर सकते हैं। तो एक बार जब आप अपने से पढ़ेंगे, हो सकता हो कि टीचर पढ़ाते हुए कुछ जो है पॉइंट्स मिस कर गया हो, तो जब आप अपने से पढ़ेंगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग फ्रेम कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन। प्लीज आप शेयर कीजिए और चैनल को जो है थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो और बढ़ें एंड हम मोटिवेट हों कि और अच्छा आपका जो कंटेंट है आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ और एट फ्री कॉस्ट। जितना भी चीज़ मुझे आता है मैं आपको फ्री में अवेलेबल कराऊंगा इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बस आपको आना है, बोर्ड अड्डा पे लेक्चर्स देखना है। और मैंने जो है लेक्चर्स की प्लेलिस्ट, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें लाइन वाइज लेक्चर को फ्रेम कर दिया है। थैंक यू एवरीवन।